फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू टू परचम कंपटीशन क्लासेस। लेकर के आ गए हैं आपका मोस्ट डिमांडेड टॉपिक जो कि है रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियाँ। और हर दूसरे स्टूडेंट ने इसकी डिमांड की थी कि मैम रिवर्स ऑफ इंडिया करवाइए, बहुत डिफिकल्ट लगता है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो आज जो ये हम रिवर्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कम से कम 4 से 5 वीडियोस आएंगी, तब जाकर के पूरी नदियाँ कवर होंगी इंडिया की, बिकॉज इंडिया इज़ फुल ऑफ रिवर्स। ठीक है, आज हम करेंगे हिमालयन रिवर्स से शुरुआत। अभी मैं बताती हूँ किस किस तरह से डिवीजन होता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको याद रखना है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, यानी सोर्स या ओरिजिन या स्रोत कौन सा है किसी नदी का, राइट। फिर जो भी मुख्य नदियाँ हैं कहाँ से होते हुए अल्टीमेटली फाइनली जाती कहाँ है, कौन सी जगह पे मिलती हैं, अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल रही होंगी, तो वो आपको देखना है। कौन कौन सी मुख्य मुख्य सिटीज़ उनके ऊपर पड़ती हैं, उनकी सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं, ये सारी बातें डिटेल में आपको करवाने वाली हूँ। जितना मुझे लगता है बताना चाहिए आपको, वो सब मैं बताऊँगी। जो समझने और जानने का होगा वो करेंगे, और जहाँ याद करने वाली चीज़ होगी, जैसे हम करते हैं निमोनिक टेक्निक्स या मेमोरी ट्रिक्स की मदद से, उनको याद भी करेंगे। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ना है। सो देखिए, जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया की, उनको हम सोर्स के बेसिस पे, यानी वो निकलती कहाँ से, शुरू कहाँ से होती है, उसके बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिमालय से और पेनिनसुला वाली नदियाँ। हिमालय नदियाँ जो हिमालय वाले रीजन से निकल रही होंगी, उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स या हिमालयन रिवर सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है अभी देखेंगे। और दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर्स, जो ये पठार वाला रीजन है, साउथ वाला, ये पूरा यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ, ऑलमोस्ट ये वाला जो रीजन है, इन नदियों को कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। और ये ऊपर वाली जितनी भी आ गई, ये कहलाती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए एक एक बात समझते चलिएगा, रटना कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, बस ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको कुछ भी मैप पे इस वीडियो में नहीं दिख रहा है तो मैं एडवाइस करूंगी, आज अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवर्स लेके बैठो तो हो सके तो एक मैप साथ में ले लीजिएगा। अगर अभी मैप अवेलेबल नहीं है तो घर में किसी और व्यक्ति के फ़ोन पे किसी भी मैप की फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट सामने रखो और वीडियो साथ में चला लो, अगर आपको इस वीडियो में मैप ढंग से नहीं दिख रहा हो तो। वैसे तो मैंने कोशिश की आपको हर चीज़ क्लियरली दिखे। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। सोर्स के बेसिस पे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर हमने देख ली। अब आज की क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर की बात नहीं करेंगे, ये 4th क्लास में हम बात, 3rd या 4th क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हिमालयन रिवर सिस्टम को सिस्टम क्यों कहते हैं, पहले तो एक टर्म मैं ये बता देती हूँ। यहाँ तो मैंने हिमालयन रिवर्स कहा है, रिवर सिस्टम या नदी प्रणाली क्यों कहा जाता है। जो मुख्य नदी है मेन रिवर, उसके साथ जब हम ट्रिब्यूटरीज को जोड़ देते हैं यानी सहायक नदियों को जोड़ देते हैं तो उसको रिवर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हिमालयन रिवर्स जितनी भी हैं वो एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर कौन सी या क्या होती है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है ये नदियाँ हिमालय पहाड़ खड़े होने से पहले से मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले से बह रही थी। इंडिया की प्लेट जब यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट से भिड़ी और फिर जब हिमालय का उद्गम यानी ओरिजिन हुआ, उससे पहले ये रिवर्स बह रही थी। कुछ रिवर तिब्बत साइड से आ रही थी, कुछ कहीं से, जब मैं डिटेल बताऊंगी तब देखेंगे। तो इसलिए इनको एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है, इनका हिमालय से पहले से एग्जिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स है जो हमको पढ़नी है। पहली है इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 रिवर सिस्टम, पूरे सिस्टम यानी सिर्फ नदी नहीं, उनकी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां भी हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स जो है उसमें हम 2 तरह से नदियों को पढ़ेंगे, कुछ जो कि अरब सागर अरेबियन सी में गिरती हैं जाकर के, और कुछ जो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं, पर ये हम बाद में देखेंगे। आज की क्लास में क्या हम तीनों हिमालयन रिवर्स कवर करेंगे? नहीं, लंबी है, डिटेल में पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे ताकि वीडियो देखने के बाद सब कुछ याद हो चुके, इससे तसल्ली से एक एक टॉपिक लेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको बता दिया एंटीसीडेंट रिवर है, यानी हिमालय के पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। इसको पौराणिक नदी भी कहा जाता है, ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। ठीक है, सिंधु नदी का, इसलिए इसको पौराणिक रिवर यानी एंशिएंट नदी भी कहा जाता है। इंडिया का नाम इंडस पे ही पड़ा है, ऐसी भी पॉपुलर मान्यता है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से होते हुए फाइनली जाती कहाँ है। तो सबसे पहली बात याद रखो, ये 3 कंट्रीज को कवर करती है। ठीक है, 3 कंट्रीज को टच करती है। एक है चाइना, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, दूसरी है इंडिया और तीसरी है पाकिस्तान। ठीक है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान।
ये चाइना, ये वाला पूरा एरिया चाइना है, यहाँ से शुरू होके ये वाला इंडिया का हिस्सा हो गया। अब देखो ये पीओके वाला रीजन है, ओके। सो यहाँ से और फिर ये पूरा पाकिस्तान के प्लेन से कवर होती हुई, और ये है हमारी अरेबियन सी, तो यहाँ अरब सागर में आके मिलती है। शुरू कहाँ हो रही है? चाइना, इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में बहुत लंबी बहती हुई और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये अभी सिर्फ बेसिक बताया है, अब डिटेल करेंगे। तो कितने देश हो गए जिनको ये टच करती है? 3। फाइन। अब देखो ओरिजिन, चाइना में ये है तिब्बत का इलाका, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील है, आप सब जानते होंगे, मीठे पानी की सबसे हाईएस्ट वाटर बॉडी है दुनिया में। सबसे ऊंचाई पे जो कोई अगर फ्रेश वाटर बॉडी है जहाँ पे मीठा पानी होता है तो वो मानसरोवर झील मानी जाती है। मानसरोवर झील के पास में वहीं पे कैलाश पर्वत भी है, उनके बिल्कुल फुटहिल पे मानसरोवर झील है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ओके, सो ओरिजिन है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में, साउथ ऑफ माउंट कैलाश इन चाइना। ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी यहाँ, यानी कि यहाँ पे इस एरिया में खुद की सरकार, खुद का शासन चलता है बेसिकली। सो ये सब में आप मत जाइए, आप सिर्फ ये देखिए कि तिब्बत में मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत के नीचे फुटहिल से, यानी उसके तले से ये शुरू होती है। सो यहाँ से ये हुई स्टार्ट। अब इंडिया में कहाँ एंटर करती है ये? सो ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ इंडस मेन जो नदी, ट्रिब्यूटरी नहीं, जो मेन इंडस है वो JNK से होती हुई गुजरती है, तो लद्दाख में ये एंटर करती है। और होती हुई अब ये देखो, ये हमारा POK वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ एंटर करती है। यहाँ कहाँ एंटर करेगी? लद्दाख के बाद ये जाती है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, ठीक है, जो कि काराकोरम माउंटेन रेंज के बिल्कुल नीचे पड़ता है। काराकोरम देखो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक काराकोरम रेंजेस होती हैं, है ना, तो यहाँ तक। सो काराकोरम रेंज के नीचे नीचे गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होती हुई अब कहाँ जाएगी? अभी पाकिस्तान में एंटर करने वाली है। लेकिन देखो, काराकोरम से लेकर के यहाँ पे पड़ेगा नागा पर्वत। कौन सा? नागा पर्वत रेंज जो होती है, नंगा पर्वत भी बोलते हैं इसको, वहां से एकदम शार्प साउथ टर्न लेती है ये। यहाँ पे एकदम हेयर पिन टर्न बोलते हैं इसको, जैसे कि पिन होती है ना, पिन का लूप कैसे होता है, इस तरह से मुड़ा हुआ, है ना। तो ये ऐसे ऊपर आती आती पहाड़ी इलाकों में और एकदम साउथ टर्न लेती है, और फिर पाकिस्तान के प्लेन्स यानी कि जो मैदान है वहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। एटॉक रीजन है जो कि आखिरी माउंटेन रीजन है जहाँ से ये नीचे उतरती है और फिर मैदानों में एंटर कर जाती है। तो आप इतना देखिए कि इंडिया के बाद पाकिस्तान में एंटर करके पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन कवर करके फिर ये शार्प हेयरपिन टर्न लेती है, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ मुड़ती है, और ये पूरा, ये देखो, ये पूरा प्लेन्स है जो ये कवर करती है। बहुत सारी सहायक नदियाँ इधर आके मिलेंगी, अभी सब डिटेल करेंगे। और फिर यहाँ पे कराची सिटी है, पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर है वो पूरा, उसके बिल्कुल इधर साउथ में ये पूरा सिंध इलाका है। यहाँ अरब सागर के अंदर जाकर के, अरेबियन सी के अंदर जाकर के ये मिल जाती है, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा मैंने बता दिया। मानसरोवर में शुरुआत हो रही है तिब्बत में। इंडिया में, इंडिया का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिया में लेह लद्दाख, एक सवाल बन चुका है पहले भी कि कौन सा एक शहर है जो कि सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है इंडिया में। तो एकमात्र ऐसा सिटी है वो है लेह, है ना, लद्दाख में LEH, लेह इसके तट पे बसा हुआ है, ठीक है। और फिर गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में होती हुई जाती है जो कि काराकोरम के बिल्कुल साउथ से जा रही है, फिर एक शार्प यू टर्न लेगी, साउथ टर्न लेगी और पाकिस्तान के प्लेन्स में यानी मैदानी इलाकों में एंटर कर जाएगी। वहाँ पे बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हुई कराची के पास सिंध एरिया में जाकर के ये अरब सागर से मिल जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये सब अपने आप अभी याद हो जाएगा जैसे जैसे हम सहायक नदियाँ करेंगे ना। अभी इसमें कुछ रटने की बात नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है या 3 चीज़ें। ओरिजिन हो रहा है मानसरोवर में, ठीक है, लद्दाख के अंदर एंटर हो रही है, तो लद्दाख इंडिया में एक ही जगह है जहाँ से गुजर रही है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो लद्दाख है, याद हो ही जाएगा। और फिर गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, ये अभी आगे जब मैं करवाऊंगी ना सहायक नदियाँ तो वैसे ही याद हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है? नहीं आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसकी मुख्य मुख्य बातें पढ़ लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल जाते हैं, क्योंकि एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है ये।
एशिया की वैसे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगजे नदी है, ये चाइना के अंदर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है 3180 किलोमीटर्स, 3180 किलोमीटर्स ये अपडेटेड पूरी लंबाई है, तो क्योंकि इतनी लंबी है तो एशिया की प्रमुख लंबी नदियों में मानी जाती है। और 3180 कैसे याद रखोगे, देखो 3000 समथिंग आप याद रख लो, तो ऑप्शन में कभी आएगा तो आप मार्क कर सकते हो। तो 3 कंट्रीज में से होके गुजरती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, तो 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। एशिया की यांगजे रिवर वैसे सबसे लंबी है, जानकारी के लिए बता रही है। और वर्ल्ड में सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नाइल रिवर या नील नदी। ओके, अब टोटल ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया क्या होता है, कितने विस्तार तक इसका पानी फैला हुआ है, ठीक है, दूर दूर तक जितने भी रीजन में इसका पानी टच हो रहा होगा, पानी फैल रहा होगा, उस पूरे एरिया का अगर हम देखें तो टोटल ड्रेनेज एरिया है इसका 1165 मतलब 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11.65,000 किलोमीटर, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा टोटल एरिया हो गया। तो इंडस भी आई से शुरू होती है, सो आई से आप हिंट ले सकते हो, है ना, तो 1 ऐसे आप ले सकते हो, 11,65,000, ठीक है। हमें थोड़े थोड़े से हिंट की जरूरत होती है, लमसम आसपास भी पहुंच जाएंगे तो बाकी काम हो जाता है। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बिकॉज यही है जो सबसे लंबी नदी है वहाँ पे, और उसकी नेशनल रिवर भी कहलाती है पाकिस्तान की, ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी और नेशनल रिवर कौन सी है, इंडस नदी यानी सिंधु नदी। अब अगर हम बात करें लार्जेस्ट होने की, देखो 2 टर्म होती हैं, एक होती है लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी, और एक होती है लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी। जब हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं, हम सिर्फ लंबाई की बात करते हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जारी है, तो कितनी लेंथ कवर की। जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो उसमें कितना पानी आता है, वॉल्यूम की बात की जाती है कि कितने क्यूबिक किलोमीटर्स या फिर किलोमीटर क्यूब पानी लेकर के वो जा रही है, ठीक है। पानी को अगर आप नापो तो सबसे लार्जेस्ट की कैटेगरी आती है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड भी है ये, क्यों, क्योंकि इतना पानी है इसके अंदर, कितना है 243 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी लेकर के ये अपने साथ में चलती है। कुछ एक रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे वर्ल्ड में 21वें नंबर पे आती है ये, पर आप ऐसे देख लीजिए वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है। बड़ी बड़ी नदियों में एक प्रमुख बड़ी नदी, लंबी नदी नहीं बड़ी नदी है इंडस नदी, 243। देखो अब इतनी बड़ी नदी है, इंडिया में से भी गुजरती है, तो हम बोलेंगे ना इंडस वी लव यू, बोलेंगे इंडस वी लव यू। अब आई लव यू के लिए 143 का इस्तेमाल किया जाता है ना, आई में 1 नंबर आता है, लव में 4 आता है, यू में 3 आता है, तो हमने बोला वी, WE, वी में 2 अल्फाबेट है, तो वी लव यू। 243 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी ये लेकर के चलती है। और अदरवाइज अगर हम देखें तो इसका जो जितना पानी ये लेकर के चलती है वो नील नदी के भी डबल है, नाइल रिवर के भी डबल पानी है इसके अंदर। सोचो जो सबसे लंबी नदी है दुनिया की, वो जितना पानी अपने अंदर कैरी करके चलती है पूरे साल में, एनुअली बात की जा रही है, उससे भी डबल पानी एनुअली ये कैरी करती है, राइट। और नील नदी लार्जेस्ट नहीं है, हाँ कंफ्यूज मत होना, ये लॉन्गेस्ट है, सिर्फ कंपेयर किया जा रहा है। वैसे अगर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड की बात की जाए तो अमेजॉन रिवर है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में अमेजॉन सबसे बड़ा है, इसी तरह वर्ल्ड में रिवर अमेजॉन सबसे बड़ी है। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन थी जो इंडस नदी के पास पनपी थी या फ्लरिश हुई थी। सो वो है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस से इंडस वैली आ ही जाता है, सिंधु से सिंधु घाटी सभ्यता आ ही जाता है। आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये एक पिक्चर आपके सामने रखा है कि कितनी विस्तृत यानी फैली हुई फ्लरिश थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ देखो ये पूरा हमारा नॉर्थ रीजन, यहाँ पे करंट इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे रीजन कवर हो जाएंगे। जितना भी आपको ब्राउन ब्राउन पोर्शन दिख रहा है ना, ये देखो, राइट, ये पूरा मैं सिर्फ मोटा मोटा मार्क कर रही हूँ, प्रिसाइसली मार्क नहीं कर रही हूँ। ये जितना भी आपको डार्क ब्राउन रॉक ब्राउन हिस्सा दिख रहा है, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। थोड़ा बहुत इधर उधर भी फैला हुआ था, जैसे यहाँ पे कुछ एक इनकी ब्रांचेस थी, बट मेनली आप ये देख लो। और इंडस नदी भी मेनली यहीं से बहती है, यहाँ से आकर के यही पूरा एरिया है जहाँ से वो बहती है। सो कौन सी सभ्यता थी इंडस नदी के किनारे? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्योंकि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी हड़प्पा साइट, राइट, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कई जगह कहा जाता है।
अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडस नदी से जुड़ी हुई है, जो कि डिफिकल्ट भी लगती है याद करने में, वो है ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, हवा मत बनाना, डर मत क्रिएट करना, तसल्ली से पढ़ते चलिए। देखो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप जहां जहां भी पढ़ोगे ना हो सकता है एक दो नाम एक्स्ट्रा आपको मिले। वो कारण क्यों है, क्योंकि देखो एक मेन नदी होती है, उसमें मान लीजिए 4-5 सहायक नदियां जुड़ी, उन सहायक नदियों के भी कोई ना कोई नदियां आकर के जुड़ी होंगी, वो उनकी सहायक नदियां हो गई, वो भी कहीं ना कहीं आगे से कहीं से आकर के कोई और नदी उनमें जुड़ रही होगी। अगर आप ये पूरा चेन देखोगे तो बहुत ह्यूज हो जाता है। लेकिन क्या हमें XYZ सब कुछ याद करने की जरूरत है? नहीं, उतनी ही मेहनत करो जितनी जरूरी है। फालतू की मेहनत करोगे तो इस टॉपिक पे तो एकदम 100% मास्टरी कर लोगे, लेकिन बाकी कुछ नहीं पढ़ पाओगे, सारा घचड़ पचड़ हो जाएगा। बहुत सारी नदियां करनी है, तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से वो तो करेंगे, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, बट हर चीज करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट रहना थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो ये 5 ऐसी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां जो मस्ट हैं, आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ का मतलब, अब सब कुछ का मतलब क्या है? नदियों के नाम, इन सहायक नदियों के कहाँ से शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई अगर सिर्फ इंडिया तक सीमित है वो इंपॉर्टेंट है, इस पर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखा है, कोई डैम बना हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो कौन से 5 मेजर नदियां हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। मैप पे एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं, फिर इनके एक एक को लेकर के इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो ये चाइना वाला एरिया है, ये पूरा तिब्बत वाला एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ से ये इंडस रिवर चालू हो रही थी, मैं रेड मार्कर लेती हूँ आपको थोड़ा दिखेगा। ये हमने इंडस पूरी पढ़ ली थी, है ना। ये जा रही है यहाँ से, इसने ये टर्न मारा और ये प्लेन्स के अंदर एंटर हो गई और यहाँ आकर के ये पूरी मूव होती होती और ये अरब सागर में गिर गई थी। ये थी इंडस। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, ये है सतलज रिवर। ठीक है, सतलज एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है इन मेजर ट्रिब्यूटरीज में से जो इंडिया से शुरू नहीं होती, ये भी तिब्बत से चालू होती है। ठीक है, तो ये तिब्बत से चालू हुई, एग्जैक्टली कहाँ से क्या अभी जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगी सब बता दूंगी। ये तिब्बत से चालू हुई और फिर इंडिया में एंटर होती है और ये होते होते आपके ये बाहर निकल गई और जाकर के इसने इंडस को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये हो गई सतलज जो कि तिब्बत से चालू हो रही है। दूसरी ट्रिब्यूटरी आती है, इसको एस लिख देती हूँ मैं, ब्यास। ब्यास, अब ब्यास है जो कि इंडिया में ही चालू होकर एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया में ही खत्म भी हो जाती है। खत्म इन द सेंस वो सतलज में मिल जाती है, वो अकेली इंडिविजुअली पाकिस्तान नहीं जाएगी। बाकी ये सारी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ना, ये बाहर निकल जाएंगी इंडिया की बाउंड्री से और पाकिस्तान में एंटर कर जाएंगी। ये ब्यास ऐसी है जो चालू होकर के सतलज में मिल रही है। अभी सिर्फ लोकेशन देखते चलो, मैप पे लर्न करवाऊंगी। ठीक है, ये ब्यास समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं रावी, ये चालू हो रही है, ये देखो इसका मैप, ये जा रही है रावी और यहाँ आकर के पहले ये सतलज में इधर मिलती है और फिर सतलज आगे जाकर के इंडस में मिल जाएगी। रावी बीच बीच में भी कनेक्शन शो करती है, ओके, तो लेकिन इंडिविजुअली भी आगे चलती है, तो फाइनली जाके यहाँ पे सतलज में मिल रही है। ये रावी नदी हो गई हमारी सहायक नदी। फिर आते हैं हम चेनाब पे। चेनाब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, घूमते घामते और आकर के मिक्स हो गई। ठीक है, फिर झेलम। झेलम ये ऊपर आपको दिख रही होगी, ये जाती है और ये मैंने पूरा आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा दिया ताकि आप मैप पे देख लो कौन कौन सी नदी है। ये हो गई सतलज, ब्यास, ये रावी थी, ये चेनाब थी और ये झेलम थी। ठीक है, मैप पे पोजीशन समझ में आ गई सारी। ओके, अब पहले तो इन 5 नदियों के नाम याद कर लो, है ना। अगर पहले से याद हो तो बहुत बढ़िया, मैं ये मान के पढ़ा रही हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर ये 5 नदियों की हम बात करें, इंडस से इंडिया को नाम पड़ा है, हिंदुस्तान को नाम मिला है, तो हिंदुस्तान में सब्र और चैन झेलना हर किसी को सिखाया जाता है। इंडिया के में बचपन से ही सिखाया जाता है ना, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होगा, चैन से रहो, बहुत हबड़ तोबड़ नहीं करनी है, सब समय पे मिल जाएगा, भगवान सब देगा, है ना। तो सब्र और चैन झेलना हर बच्चे को इंडिया में माँ बाप सिखाते हैं। अभी से हमारी पीढ़ी से पहले की पीढ़ी तक तो सिखाते ही थे। तो देखो सब्र और चैन झेलना। ठीक है, तो सतलज, ब्यास, रावी, चैन और झेलना से चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां हो गई। अब एक बार इनकी डिटेल पढ़ते हैं और फिर आएंगे मैप पे वापस देखने के लिए कि सब चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चलते हैं सतलज पे।
सतलज जो सबसे नीचे थी, जो कि तिब्बत से चालू हो रही थी। अब देखो तिब्बत में मानसरोवर के पास में राकस लेक है, इसको राक्षस लेक भी कहते हैं कई जगहों पर, और राकस लेक भी कहा जाता है। तो राकस लेक तिब्बत मानसरोवर के ही थोड़ा साउथ साइड में, यहाँ से ये चालू होती है। ठीक है, एक स्प्रिंग है वहाँ से स्टार्ट होती है, नॉट स्प्रिंग, इस लेक से ही चालू होती है, सॉरी। ठीक है, तो राकस लेक से शुरू हो रही है। इंडिया में एंटर होने से पहले इंडस के पैरेलल 400 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है। ये देखो, ये जा रही है इंडस, ठीक है, और ये जा रही है हमारी सतलज। तो ऑलमोस्ट पैरेलल 400 किलोमीटर ये पहले सफ़र तय करती है इंडिया के बाहर, फिर इंडिया में एंटर होती है। कहाँ से चालू हो रही है? राकस लेक से, मानसरोवर में। ठीक है, फिर एक प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, जो कि चल रहा है। उसके चैनल में, उसके कैनाल में या चैनल में पानी ये वाली नदी लेके जाती है, और इसके ऊपर भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पे है? तो सतलज नदी के ऊपर है। अब चलो फटाफट से इसको याद कर लेते हैं। सतलज का आप राकस लेक से शुरुआत है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। तो सतलज की अगर हम बात करें, यानी सत्य है ना, सतयुग या सत्य, और राकस को राक्षस, राक्षस और सत्य, राक्षस लेक से निकली है फिर भी सत्य का प्रमाण देती हुई, या सत्य इसके नाम में आता है। सतलज, सत यानी सतगुण भी आप ले सकते हो, है ना, सतलज बोलते हैं, यानी सत, अच्छी अच्छी बातें, राक्षस से निकली लेकिन अच्छी अच्छी बातें करती है। तो सतलज का संबंध हो गया राकस लेक से, इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये तो बहुत विशिष्ट बात है, अपने आप याद रह जाएगी। भाखड़ा नागल डैम बहुत ह्यूज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए टेक्निक की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। फिर आते हैं हम ब्यास पे। ब्यास, ब्यास ध्यान है, ये वाली यहाँ से और इतनी, ठीक है। ब्यास शुरू होती है, ब्यास कुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से शुरू हो रही है। मेनली क्या याद रखना है? सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश से चालू हो रही है, उसमें भी रोहतांग पास। अब ये कहाँ है? ये कुल्लू वैली में पड़ता है। कुल्लू मनाली सुना होगा ना आपने, कुल्लू वैली में रोहतांग पास है, इसके पास में ब्यास कुंड से चालू होती है। अब इसकी कुछ विशेष बात देख लो। सबसे पहली, सेकंड पॉइंट देखो, पूरी की पूरी इंडिया के अंदर ही है, ये दूसरे किसी देश में नहीं जाती है, टच नहीं करती है, पाकिस्तान में भी नहीं जाती है। और कुल्लू और मनाली से फ्लो होती है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो जाती हैं, कई बार पूछ ली जाती है कि कुल्लू मनाली से कौन सी रिवर जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यास नदी है वो। तो ब्यास और हिमाचल प्रदेश। तो अब देखो, हिमाचल प्रदेश में ना काफ़ी नदियाँ भी आप पढ़ोगे, तो अगर आपको पानी की प्यास बुझानी है तो सबसे फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा? हिमाचल में मिलेगा, ठीक है। तो आप ब्यास यानी प्यास बुझाने हिमाचल गए हो, हिमाचल के रोहतांग पास। रोहतांग पास आपको याद रह जाना चाहिए, नहीं याद होता तो वो आपको ऋतिक रोशन पता है, रोहित है ना, रोहित जादू मूवी, तो रोहित अपनी प्यास बुझाने हिमाचल ही पहुंचता है। मैं बहुत ज़्यादा रटवाने में बिलीव नहीं कर रही हूँ, मैं समझाती चल रही हूँ। जहाँ छोटी छोटी हिंट की ज़रूरत होगी वो दे दूंगी, पर मेनली हमें मैप की मदद से याद हो जाएगा। मैप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैप पे पकड़ करते रहोगे तो ये कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरी रिवर, जो कि थी रावी। रावी की लोकेशन देखो जल्दी से, ये रही, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो रावी या रवि, रावी बोलते हैं वैसे तो, ये भी हिमाचल प्रदेश कुल्लू हिल्स और रोहतांग पास से। तो अब देखो, आप चाहो तो ब्यास और रावी को साथ में मिला दो कि रवि को जब प्यास लगती है वो हिमाचल प्रदेश जाता है पानी पीने, ठीक है। तो ब्यास और रावी दोनों रोहतांग पास कुल्लू हिल से चालू होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि रावी एक ऐसी नदी है जो कुछ दूरी तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही चलती है, यानी एक तरह से वाटर का बॉर्डर बनाती हुई चलती है, ठीक है। सवाल पूछा जा चुका है पहले भी कि कौन सी नदी है जो इंडो पाक बॉर्डर की तरह कुछ देर तक चलती है, तो वो रावी नदी है, ठीक है। तो रवि ने तैनाती भी कर रखी है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे चल रहा है, फाइन। फिर आते हैं हम चेनाब के ऊपर। चेनाब बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सबसे पहले देख लो, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से चालू हो रही, हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब कई जगह आपको बारालाचा नहीं दिखता हुआ, बाराला पास लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन प्रॉपर नाम इसका है बारालाचा पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो देखो, आपको चैन 12 घंटे ही मिलता है ना दिन में, मैक्सिमम 12 घंटे तो आप भागा दौड़ी करोगे, ऑफिस जाओगे, काम करोगे, पढ़ाई करोगे, मैक्सिमम जो रात वाला टाइम अगर हम देखें तो 12 घंटे चैन मिलता है, 12 घंटे हमें भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो चेनाब 12 से बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से चालू हो रही है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी,
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, बहुत सारा पानी लेकर के चलती है। ओके तो सबसे बड़ी, कई जगहों पे मैं पहले बता दूं, आप हो सकता है पढ़ो कि सतलज सबसे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, कंफ्यूजन मत करिएगा और कमेंट्स में बार बार मत पूछिएगा मैम सतलज है क्या, नहीं, चेनाब ही सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अगर हम लंबाई की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्यों लंबाई इसी की पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा दो तीन बातें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेनाब का दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। चेनाब का दूसरा नाम है चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा क्यों? क्योंकि चेनाब शुरू होने से पहले दो पानी की स्ट्रीम्स यानी नहरें आकर के मिलती हैं, एक का नाम होता है चंद्र और दूसरे का नाम होता है भागा। ये दोनों जब मिलती हैं तो चंद्रभागा यानी चेनाब नदी बनती है, और वो फिर बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से चेनाब होकर के चालू होती है। ठीक है, तो चंद्रभागा च से चेनाब, च से चंद्रभागा, याद रह जाएगा। और आखिर में हम आ जाते हैं झेलम के ऊपर। फाइन, सो झेलम नदी एकमात्र ऐसी नदी है साहब जो कश्मीर से चालू हो रही है इन पांचों मेजर ट्रिब्यूटरीज में से, वेरीनाग इन कश्मीर। ठीक है, तो अगर कहीं नाग निकल जाए, हम झेल पाते हैं? नहीं झेल पाते हैं, तो हम भाग जाते हैं, उसे भगा देते हैं। नाग झेला नहीं जाता हमसे, तो झेलम वेरीनाग, नाग से वेरीनाग कश्मीर में निकलती है। वूलर लेक में कौन सी नदी का पानी जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। कश्मीर में वूलर लेक है, और श्रीनगर और कश्मीर में जो पानी जा रहा है वो झेलम नदी का जा रहा है। तो देखो वूल जो होती है ना, ऊन, वूल, वो बहुत पानी झेल लेती है। आप उसको बाल्टी में डुबो तो काफ़ी सारा पानी सोख लेगी, झेल लेगी। तो वूल बहुत सारा पानी झेल लेती है, तो वूलर लेक से रिलेशन हो गया झेलम का। ठीक है, इसको मैप पे फटाफट से एक बार और देख लेते हैं और ये चीज़ यहीं पे ओवर करते हैं। देखो हमने किया था एक बार उससे पहले, ताकि मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हाथों हाथ याद हो जाए, वीडियो खत्म होने के बाद आप ये नहीं बोलो मैम कंफ्यूजन रह गया। फटाफट सिर्फ ओरिजिन एक बार देख लो। सतलज राकस लेक तिब्बत, बियास रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, रावी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, चेनाब बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश, झेलम वेरीनाग कश्मीर। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट मैप पे एक बार फिर से। ये पोजीशन हो गई, किसकी थी ये? सतलज की। ठीक है, उसके ये राकस लेक। ठीक है, उसके बाद में ब्यास हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास, रावी रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, चेनाब हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, जल्दी बताओ? चेनाब कितने घंटे चैन मिलता है हमें? 12 घंटे, तो बारालाचा पास। ठीक है, यहाँ से हो गई। उसके बाद झेलम कश्मीर में कहाँ झेलते हैं? क्या नहीं झेल पाते हम? नाग, तो वेरीनाग। ठीक है, कश्मीर। सबके ओरिजिन याद हो गए, टिप्स पे बैठ गए, शाबाश। चलो यही मेरा पर्पस था और आपको लोकेशन भी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती ट्रिब्यूटरीज की। ये तो 5 प्रमुख ट्रिब्यूटरीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं बाकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और फिर ऐसी जिनके नाम सिर्फ आपको पता होने चाहिए। तो पहले पढ़ लो, फिर मैप पे दिखाती हूँ। देखो लद्दाख में लेह में जब ये एंटर करती है तो एक तरफ जस्कर की वैली माउंटेन्स होती है, एक तरफ लद्दाख की होती है, और बीच में से उस जस्कर वैली में से पास हो रही होती है। तो कौन सी नदी आकर के यहाँ इसको जुड़ती है? जंस्कार या जस्कर। कई जगह आपको ZASKAR देखने को मिलेगा, कई जगह जंस्कार देखने को मिलेगा। आप कॉमन मान के चलिए, मेरे हिसाब से राइट जस्कर है, ZASKAR। ठीक है, लेकिन मुझे जंस्कार दिखने को मिला इसलिए मैंने लिख दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि वैली का नाम भी जस्कर वैली है तो रिवर भी जस्कर रिवर होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, आपको एग्जाम में जो मिलेगा आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो मिलेंगे नहीं। तो दिखाते चलो मैप पे, एक बार पढ़ लेते हैं, चलो फिर मैप पे दिखाऊंगी। तो लद्दाख में लेह के पास जस्कर इसको आकर के मिलती है। ये एकमात्र ऐसी है जो लेफ्ट से यानी नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई इसको मिलेगी, अभी मैं मैप पे दिखा दूंगी। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में जाती है इंडस, ध्यान है। जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में पहुंचती है वहां पे 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां उसको आकर के जोड़ती हैं। एक है श्योक, ठीक है, और दूसरी है गिलगिट। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से गिलगिट याद रह ही जाएगा। और श्योक क्यों है? क्योंकि भाई कहने को वो इंडिया का ही रीजन था, कश्मीर था, अब वो POK ऑक्यूपाइड हो रखा है तो हमें शोक है। ऐसे आप चाहो तो याद रख सकते हो। अब इसमें प्लीज आप पॉलिटिक्स में मत घुस जाना कि मैम इसका रीजन है, उसका रीजन है, इंडिया पाकिस्तान। सिर्फ पढ़ने के लिहाज से याद कर रहे हैं, वहीं तक लिमिटेड रहिएगा।
शोक। अब एक और वर्ड है नुब्रा, ये आपको कई जगह दिखेगा। नुब्रा क्या है? नुब्रा एक्चुअली में शोक की ही एक फर्दर सहायक नदी है। नुब्रा आके शोक में मिलती है, शोक आकर के इंडस में मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से गिलगिट की एक और सहायक नदी है हुंजा, बहुत बड़ी नदी है हुंजा। हुंजा आकर के गिलगिट में मिलती है, गिलगिट आकर के इंडस में मिल जाती है। ये दोनों ऊपर से आती हैं, यहाँ से अगर इंडस जा रही है तो यहाँ से आएगी शयोक और यहाँ से आएगी गिलगिट, अभी मैप में दिखा दूंगी, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिठानकोट पाकिस्तान में इंडस में एक और ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी आकर के मिलती है जिसको बोलते हैं पंजनड़। क्या बोलते हैं? पंजनड़। पंज यानी 5, नड़ यानी नदी या पानी, ठीक है। तो 5 नदियां आकर के मिल रही है। वो 5 नदियां वही हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये पांचों मिल करके थोड़ी दूरी तक एक लाइन बना के चलती हैं। ये पांचों मिल गई ना, ये थोड़ी दूरी तक एक लाइन बना के चलेंगी और फिर इंडस से मिलेंगी। तो ये जो इतना हिस्सा है ना जहाँ ये अकेली एक साथ चल रही है, इसको पंजनड़ बोल दिया जाता है, ठीक है। मैप पे दिखाऊंगी, डोंट वरी, समझते चलो बस। तो ये पंजनड़ इंडस से कहाँ मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आके मिलती है मिठानकोट पे। तो बहुत मीठी मीठी बात है भैया, 5 नदियां इंडस में मिल रही हैं, इतना पानी आ रहा है, तो मिठानकोट पाकिस्तान में ये मिलती है। और ये तो हो गई इंपॉर्टेंट जो अपने को करनी ही है यार, मैप पे अभी देख के करेंगे। इन सबके नाम हमें पता होने चाहिए। जस्कर, फिर लद्दाख रीजन में, इस पे सवाल भी बन चुका है, लेह पे, है ना, मैंने पहले भी बताया था कौन सा एकमात्र ऐसा शहर है जो कि इंडस पे बसा हुआ है। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में शोक और गिलगिट आपको पता होना चाहिए। लुबना आगे शोक में मिलती है, पता होना चाहिए। और हुंजा आके इधर मिलती है, गिलगिट में पता होना चाहिए। मिठानकोट वाली बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जिनका मेंशन आपको कई जगह मिल जाएगा, जैसे काबुल, गोमल, कुर्रम, ये सब राइट साइड से आके मिलती है। ये भी मैप पे दिखाती हूँ, ये सब पाकिस्तान में हो रहा है ये काम, ठीक है। अब चलो मैप पे चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये देखो जाल बना हुआ है पूरा, ठीक है। क्या आपको सब में दिमाग लगाना है? नहीं लगाना बेटा, सब में दिमाग लगाओगे ना तो सारा दिमाग यहीं छूट जाएगा। इंपॉर्टेंट भी नहीं है, होता तो मैं जरूर याद करवा देती। अब देखो, चलो देखते चलो, रेड मार्कर ले लेते हैं, फटाफट से करते हैं। ये इंडस जा रही थी हमारी, ठीक है, ये गई इंडस इंडस इंडस। ओ भाई, इन्होंने तो ना थोड़ा घचड़ा कचड़ा सा मैप दिया हुआ है। एनीवेज चलो हम मोटा मोटा एक बार मार्क कर लेते हैं। ये जा रही है हमारी इंडस और यहाँ जा करके अरेबियन सी में मिल रही है। अब देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले लेह लद्दाख में एंटर होने के बाद इसको लेह में कौन सी नदी आकर के मिलती है? जस्कर रिवर आके मिलती है। ये रही जस्कर, ये देखो, ये नीचे से आकर के यहाँ से मिलेगी, ठीक है, नीचे से आ रही है। तो ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी बायां होता है ना लेफ्ट, बाएं हाथ से आकर के जुड़ने वाली सहायक नदी। देख लो, राइट, ये नदी इधर जा रही है तो ये लेफ्ट साइड से आके जुड़ी, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। ओके, चलिए, तो ये जस्कर, फाइन। अब देखो जस्कर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कैसे याद रखोगे, या जंस्कार लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। हमारे संस्कार क्या बोलते हैं? हमारे संस्कार बोलते हैं जो भी पूजा पाठ करो सीधे हाथ से करो, लेफ्ट से मत करो, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट से आ रही है तो ये संस्कार नहीं है, ये जंस्कार है, ठीक है। तो जंस्कार या जस्कर रिवर लेफ्ट से आ रही है। हमारे संस्कार बोलते हैं राइट से काम करो, पर ये लेफ्ट से करिए तो ये जंस्कार हो गई, ठीक है। ओके, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये भी पूछ लिया जाता है। जंस्कार कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट या राइट, तो पता होना चाहिए। अब देखो ये आगे चलिए हमारी इंडस, ये देखो ये आ रही है शोक, ये यहाँ से घूमती घामती सी शोक आई, ये शोक आकर के इंडस में मिल गई, ठीक है। अब शोक यहाँ बेटा ये गलत लिखा हुआ है, हुंजा शोक की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसमें आकर के मिलती है लुब्रा, लुबना, लुबना आपको बताई थी, ये देखो नुब्रा, नुब्रा, नुब्रा आपको बताई थी। टंग ट्विस्ट हो जाता है इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज का नाम बोलते बोलते। तो यहाँ से ये नुब्रा आकर के भी इसमें मिलती है और ये फिर श्योक आकर के इंडस में मिल जा रही है। कहीं से भी जोड़ लो, यहाँ से जोड़ो, देखो प्रिसाइसली मैं भी पर्सनली याद नहीं करती हूँ कि यहीं से आके जुड़ी होगी। मैप पे मार्क करने को नहीं आ रहा है आपको कोई भी सवाल, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये श्योक है और उसमें नुब्रा आकर के मिल रही है और वो श्योक आकर के फिर इंडस में मिल रही है। बस, फालतू में एक्स्ट्रा में हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली पढ़ाई करो। ये नहीं बोल रहे हो मेहनत मत करो, पर जहाँ जरूरी है वहाँ पूरे एफर्ट डालो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये ऊपर से आ रही है। फिर आ जाते हो, देखो यहाँ आगे चलिए तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में ये गिलगिट नदी इसमें आकर के मिल रही है और इसी में हुंजा आती है। हुंजा गिलगिट में आके मिलेगी और गिलगिट फिर आकर के इंडस में मिल जाती है, ठीक है। तो अब देख लो
गिलगिट और हुंजा का संबंध आपस में स्थापित कर लीजिए, यानी इन दोनों का एसोसिएशन कर लीजिए। ABCDEFGH, जी और एच साथ में आते हैं तो गिलगिट और हुंजा साथ में आएगा, ठीक है। और श्योक और नुब्रा साथ में हो गया। ये दोनों ऊपर की साइड से आ रही है ना, ये ग्लेशियर वाटर लाती हैं। कौन सा पानी लेकर के आती हैं? ग्लेशियर का पानी लेकर के आती हैं इंडस नदी में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ग्लेशियर का पानी लाती हैं दोनों ट्रिब्यूटरीज या चारों ट्रिब्यूटरीज, जो भी आप इनको नाम देना चाहो। और ये कौन सी साइड से आके मिल रही है? ये इंडस जा रही है तो ये भी राइट साइड हो गई और ये भी राइट साइड हो गई। तो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज अलग अलग नाम देना चाहो तो आपकी श्योक, नुब्रा, गिलगिट और हुंजा। अगर आप मेन नाम देना चाहो तो श्योक और गिलगिट, ठीक है। अब जो इतना मिटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं कॉज करे, हटा दो ये सब, ठीक है। यहाँ तक का याद हो ही गया होगा। चलो, ज़ंस्कार लेफ्ट होती है, श्योक और गिलगिट राइट होती है और वो ग्लेशियर का पानी लाती हैं। नाउ ये एंटर हो गई साहब। कहाँ है मेरा इंडिया? इंडिया की बॉर्डर भी हम मार्क कर देती हूँ, है ना। पास में खड़े होते हैं जब मैप के तो चीज़ें दिखना थोड़ी कम हो जाती हैं। ये हमारी इंडिया की बाउंड्री चल रही है। अब देखो, इसने ये यू टर्न लिया और ये पाकिस्तान के प्लेन्स में आ गई। जैसे ही अब ये प्लेन में आई है, यहाँ काबुल से एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी आकर के मिल रही है। इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और ये है काबुल, ठीक है, जो मैंने आपको नाम बताया था। काबुल नदी आके मिल रही है। फिर आप आगे चलो तो देखो कुर्रम, ये रही कुर्रम, कर्रम कुर्रम, ठीक है, कुर्रम आके मिल रही है। कुर्रम के साथ तोशी भी है। काबुल में देखो स्वात, कुनार, ये और आके मिल रही हैं। पढ़ लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। फिर यहाँ गुमल लिखा हुआ है, ये गोमल है, गोमल, ठीक है। गोमल नदी आकर के मिलती है। गोमल में उससे पहले कुंदर और जोब, जोब नदी भी आपको कई जगह पढ़ने को मिल जाएगी। जोब नदी आके मिलती है, ठीक है। ऊपर आपको कहीं शिगर नदी भी पढ़ने को मिल जाएगी। नदियाँ बहुत सारी हैं, सहायक नदियाँ, पर जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट की सहायक, उसकी सहायक, उसकी सहायक, ठीक है। तो ये तीन, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये तीन नदियाँ फिर आपके कौन सी साइड की हैं, सिर्फ साइड ध्यान रखना। अब देखो इंडस कहाँ जा रही है? अब ये नीचे जा रही है ना, तो ये साइड कौन सी साइड हो गई? ये हो गई राइट साइड। तो अब ये राइट साइड से ये वाली ट्रिब्यूटरीज ऐड हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और फिर ये आ गया पूरा सिंध वाला इलाका। सिंध में कराची के साउथ में और ईस्ट में जाकर के इंडस कहाँ मिल जा रही है? अरेबियन सी में। सारी कथा याद हो गई जी? कोई कन्फ्यूजन? जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने सब यहाँ बता दी। इसके अलावा मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़िएगा। अब जल्दी से एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। पंजाब, पंजाब को नाम कहाँ से मिला था? 5 नदियाँ यहाँ से बहती हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, वो पंजाब आज का पंजाब नहीं है जहाँ से 5 नदियाँ निकल रही हैं। वो पंजाब था ब्रिटिश इंडिया वाला पंजाब। ब्रिटिश काल में पंजनड़ यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता था। देखो ये पूरा, ये दिख रहा है, ये पूरा पंजाब हुआ करता था ब्रिटिश काल में। अब क्या रह गया है? अब ये रह गया है इतना इतना वाला हिस्सा इंडिया का, और ये हो गया है पाकिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमने पूरा ब्रिटिश पंजाब दिखा रखा है, जिसमें आज का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली सब आता था। और पाकिस्तान के पंजाब और इस्लामाबाद, पाकिस्तान में भी पंजाब है ना, जो पार्टीशन के बाद वहाँ चला गया। तो ये जो 5 नदियाँ थी, ये वही 5 नदियाँ हैं, सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब और रावी। ये वहाँ से गुजरती थी, इसलिए इसको पंजनड़ कहते थे। कई जगह 7 नदियों वाला जगह भी, रीजन भी कहा गया है। ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है। 7 नदियाँ कैसे? इन 5 नदियों में एक पंजनड़ को भी जोड़ लिया जाता था। पंजनड़ जो इनको जोड़ करके आगे चली, वो मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाई ना मैंने। और एक इंडस को भी जोड़ लिया जाता था। तो ये 5 नदियों में पंजनड़ जोड़ दो, इंडस जोड़ दो, तो ये बन गई 7 नदी। तो 7 नदियों वाला सतनड़ भी नाम कई जगह आपको पढ़ने में मिल सकता है। चलो पंजनड़ दिखाऊं मैं आपको। ये रही पंजनड़, देखो ये सारी, ये चेनाब, झेलम, रावी और सतलज, ब्यास तो पहले मिल गई, ये सब आपस में मिलके एक तो मेन रह जाती है चेनाब, एक रह जाती है सतलज। ये दोनों मिलके आगे ये देखो इतनी दूरी तक एक ही नदी के रूप में बह रही हैं। दिखा ये ब्लू लाइन इतनी सी, इसको कहते हैं पंजनड़, क्योंकि 5 नदियाँ आके मिल गई। और यहाँ से ये आ रही है होती हुई इंडस, और ये दोनों यहाँ आके मिली। ये जगह कौन सी थी? मिठाई वाली बात है ना, मिठानकोट, पाकिस्तान, ठीक है। समझ में आ गया पंजनड़ वाला कॉन्सेप्ट। अब
ये आ जाओ, आज का पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान आज का पंजाब, आज के पंजाब से कौन कौन सी नदियाँ होकर के गुजर रही हैं इन सब में से तो देख लो। ये जो हमारी सतलज आ रही थी, कहाँ से आ रही थी भाई, राकस लेक से, तिब्बत में वो आती हुई, एक तो वो पंजाब से जाती है, ठीक है। दूसरी ब्यास जो हिमाचल प्रदेश में चालू हो रही है वो पंजाब से जाती है, और तीसरी रावी जो कि हिमाचल प्रदेश में चालू हो रही थी वो पंजाब के बॉर्डर एरिया से। और देखो ये रहा वो बॉर्डर एरिया, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, ये वो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे रावी मूव करती है। तो ये 3 नदियाँ हैं आज की तारीख में, रावी, ब्यास और सतलज। सब्र इंडिया में रह गया, बाकी सब आगे निकल गया, ठीक है। पंजाब में सब्र रह गया, बाकी चैन और झेलम जो हैं वो पंजाब से नहीं होके गुजरती, ठीक है। तो आज पंजाब से इन 5 में से 3 नदियाँ जाती हैं। ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि 5 नदियाँ आज भी पंजाब से जाती हैं, क्या नहीं जाती साहब, क्योंकि देखो ये चेनाब तो ऊपर ही ऊपर निकल गई और ये झेलम भी ऊपर ही ऊपर निकल गई, ठीक है। अब बस ये एक लास्ट टॉपिक है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो आपको पता होनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी ये एक इम्पॉर्टेंट संधि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर जो था, जब पार्टीशन हो गया उसके बाद कौन कितना पानी यूज़ करेगा इसका कन्फ्लिक्ट होने लग गया था, तो वर्ल्ड बैंक बीच में आया। बहुत सी बातें होने के बाद में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके लिए संधि बनी थी, ट्रीटी बनी थी, कराची के अंदर साइन की गई थी। डेट इंपॉर्टेंट है 1960 में, ठीक है, 1960 में सितंबर 1960 के अंदर ये साइन की गई थी। और इसके मुताबिक, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात बता रही हूँ, इसके मुताबिक जो इंडस वाटर सिस्टम है पूरा, इंडस और 5 सहायक नदियाँ, इनका जितना भी पानी है उसका 80% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, और 20% इंडिया यूज़ करेगा। ये एक सिंपल सी संधि थी सितंबर 1960। 6 नदियाँ हो गई ना टोटल, 5 तो सहायक नदियाँ, एक इंडस, तो 6 नदियों से 60 याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी। इसके साथ में इंडस रिवर वाटर सिस्टम खत्म हो गया हमारा। और जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दी हैं, मैप पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम अब गंगा वाटर सिस्टम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।